अलाउद्दीन के समय में हुए जो विद्रोह थे, तो उन विद्रोहों के कारण को जानने का पूरा प्रयास किया अलाउद्दीन ने, और उनके कारणों को जाना, वो विद्रोह हुए क्यों और उस पर किस तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है, उन सब पे उसने विचार विमर्श किया। और सबसे पहले जब कारण जानेगा जब ही तो उसका समाधान करेगा, तो उसने मतलब कि बहुत विचार विमर्श, बहुत छानबीन करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसके लिए 4 चीजें उत्तरदायी थी, और उन 4 चीजों को वो बताता है कि ये इन्हीं की वजह से ये विद्रोह हुए हैं। एक तो ये था कि सुल्तान जो था वो राज्य में जो गतिविधियां हो रही थी उसके बारे में इसको कुछ पता नहीं था, वो अनभिज्ञ था। दूसरा ये कि जो सामंती वर्ग थे उनका एक शक्तिशाली परिवार से वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेना, और उससे उनकी शक्ति में विस्तार हुआ। जैसे आपने मगध भी देखा था, मगध में क्या था कि शक्ति को बढ़ाया लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद तीसरा था कि राजधानी में त्योहार, उत्सव और भोज के अवसरों पर मदपान का, मतलब नशीले पदार्थों का, जैसे शराब हो गया, इन सब का प्रयोग होना, और फिर सभाओं में किया जाता था, मतलब षड्यंत्र रचा जाता था, ठीक है। अगला था कि प्रजा के बीच एक धनी और उद्दंड वर्ग प्रस्तुत हुआ जो बराबर सुल्तान की सत्ता को चुनौती देने लगा, और इस वर्ग के रूप में अलाउद्दीन ने मध्यस्थ भूपतियों को दोषी ठहराया। तो ये कुछ कारण थे जो अलाउद्दीन खिलजी ने उन विद्रोहों का बताया। तो इसको हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। विद्रोहों के कारण विचार विमर्श के बाद अलाउद्दीन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो विद्रोह हुए हैं उनके 4 प्रमुख कारण हैं, 4 कारण उत्तरदायी हैं। पहला है राज्य में होने वाली जो गतिविधियां हैं उन गतिविधियों से सुल्तान बिल्कुल ही अनभिज्ञ था, बिल्कुल ही अनजान था। राजधानी में त्योहार, उत्सव, भोज के अवसर पर मदपान की सभाएं जो लगती थी उसमें सुल्तान के खिलाफ जो षड्यंत्र होते थे लगातार वो। तीसरा था कि सामंत वर्ग में शक्तिशाली परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध आदि से शक्ति में वृद्धि हुई, और वे सुल्तान को चुनौती देने और विद्रोह करने के लिए प्रेरित होते थे, ठीक है। प्रजा के बीच एक धनी और उदंड वर्ग प्रस्तुत हुआ जो बराबर सुल्तान की सत्ता को चुनौती देने लगा था। इस वर्ग के रूप में अलाउद्दीन ने मध्यस्थ भूपतियों को दोषी, जो मध्यस्थ भूपति थे उनको इसने दोषी ठहराया, ठीक है। इल्जाम उन्हीं पर लगाया कि ये है इसका कारण। तो ये हमने देखा विद्रोह के कारण। अब ये कारण इसको पता चल गया, अब ये उसका समाधान कर सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। विद्रोह उन्मूलन के 4 उपाय। अब ये विद्रोह को खत्म कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए उसने 4 उपाय। पहला तो क्या है, देखिए, विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारणों को जानने के बाद उसके उन्मूलन के लिए अलाउद्दीन ने 4 अध्यादेश जारी किए। देखिए, जब तक बीमारी नहीं पता उसका इलाज नहीं होता। इसको बीमारी पता चल चुकी थी और उसके इलाज के लिए ये बिल्कुल इसने अध्यादेश जारी कर दिए, ठीक है। अब देखिए, पहला क्या था, धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना। इसने सबसे पहले क्या किया, जो धनी व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति को छीनना शुरू किया। सबसे पहले सुल्तान ने धन पर प्रहार किया। अमीरों व अन्य व्यक्तियों की संपत्ति, उपहार, पेंशन आदि छीन ली गई तथा सरकारी व्यक्तियों से आधिकारिक धन लेने के आदेश दिए गए। और बर्नी के अनुसार, बर्नी ने क्या कहा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि बर्नी बोलते हैं कि दिल्ली में केवल मलिक, अमीर, राज्य कर्मचारी, हिंदू मुल्तानी और सेठों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के पास सोना ना रहा। इनको छोड़कर बाकी किसी के पास स्वर्ण, गोल्ड, सोना नहीं रहा। तो सबसे पहले उसने धन पर प्रहार किया। धन ही नहीं रहेगा तो षड्यंत्र क्या करेगा, ठीक है। जैसे इसने भी इसको क्या बताया था, इसको क्या सलाह दी गई थी कि तुम्हें अगर आगे बढ़ना है या तुम्हें विजय पानी है तो उसके लिए तुम्हें धन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो इसने आर्थिक प्रहार किया सबसे पहले। ओके, सेकंड है गुप्तचर विभाग का गठन। पहला आपने देखा धनी व्यक्तियों की संपत्ति छीनना, और बर्नी ने क्या बोला है कि दिल्ली में केवल मलिक, अमीर, राज्य कर्मचारी और हिंदू मुल्तानी और कुछ सेठों को छोड़ दिया जाए, कुछ सेठ को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी के पास सोना नहीं रह गया था। इसने रहने ही नहीं दिया था। दूसरा है गुप्तचर विभाग का गठन। गुप्तचर
विभाग का गठन। दूसरे अध्यादेश के अनुसार एक सुसंगठित गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई, जिससे राज्य की सभी गतिविधियों पर, क्रियाकलापों पर, सारी एक्टिविटीज पर नजर रखी जाए। चूंकि आप पहले भी देख चुके हो कि जो कारण इसने देखे थे उसमें एक कारण यह भी था कि ये जो एक्टिविटीज हो रही थी, जो गतिविधियां हो रही थी, उससे ये बिल्कुल भी अनजान था, इसे बिल्कुल भी भनक भी नहीं लगती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये गुप्तचर विभाग इसीलिए लाया गया ताकि सभी गतिविधियों पर, सारे क्रियाकलापों पर नजर रखी जाए, जानकारी होती रहे इसको। और इसके अंतर्गत बरीद, इंपॉर्टेंट गुप्तचर अफसर जो था, है ना, ऑफिसर, तो बरीद, मुन्हीस गुप्तचर और अमीरों के घरों, दफ्तर, प्रांतीय राजधानियों तथा बाजारों में नियुक्त किए गए। तो देखिए, बरीद जो थे, गुप्तचर ऑफिसर जो होता था उसे बरीद बोलते थे। मुन्हीस क्या थे? गुप्तचर। ये अमीरों के घरों और दफ्तर और प्रांतीय राजधानियों में ये घुमा करते थे। ठीक है, ओके, वहां पे नियुक्त किए गए और बाजारों में भी। तो गुप्तचर विभाग इसलिए था ताकि वो गतिविधियों पे नजर रखे और उसकी खबर सुल्तान को मिलती रहे। तो हमने दो चीजें देखी, पहला तो इसने सीधा आर्थिक प्रहार किया, धन पर प्रहार किया, और कुछ ही लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको बिल्कुल एक तरीके से बोला जाए तो निर्धनता के उसमें झोंक दिया। दूसरा था कि गुप्तचर विभाग का गठन, गुप्तचर विभाग का गठन उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। तीसरा था मद निषेध को लागू करना। मद निषेध, देखिए, एक वो भी कारण था उत्तरदायी कि लोग, सभाएं लगती थी और वहां पे नशीले पदार्थों का लोग सेवन करते थे और वहां पे षड्यंत्र रचा जाता था, तो उसने शराब पर भी पाबंदी लगा दी। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मद निषेध को लागू करना। तीसरे अध्यादेश के अनुसार अलाउद्दीन ने शराब और भांग जैसे द्रव्यों का प्रयोग, जुआ खेलना बंद करा दिया। अलाउद्दीन खिलजी मदपान निषेध करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसके द्वारा दिल्ली में मद निषेध के आदेश का प्रमुख कारण राजनीतिक था। याद रखिएगा, ये ऑप्शन में मिल सकता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके द्वारा जो मद निषेध किया गया था उसका कारण क्या था, तो मेन कारण था राजनीतिक। समझ में आई? चलिए, सुल्तान ने स्वयं शराब पीना छोड़ दिया। अगर आप किसी को कोई चीज मना कर रहे हो तो आपको सबसे पहले खुद में वो बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। चलिए, तथा राजमहल के सारे मद पात्र को तोड़ डाले और दिल्ली में शराब पीना और लाना वर्जित कर दिया गया। ठीक है, तथा इसके उल्लंघन करने वालों को कठोर दंड का प्रावधान किया गया। अमीरों की मदपान गोष्ठियां बंद करा दी गई, पूरी तरीके से उस पे इसने प्रतिबंध लगा दिया। तो तीसरा हमने ये देखा। अब देखिए चौथा क्या है, उसने चौथा क्या समाधान निकाला? अमीरों के मेल मिलाप और वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। तभी आपने देखा जो सामंती वर्ग थे उन्होंने शक्तिशाली परिवारों से वैवाहिक संबंध जोड़ा और इससे अपनी शक्ति का विस्तार किया, शक्ति को और मतलब मजबूत किया खुद को। तो पहले तो इसने ये मना किया कि वैवाहिक संबंध को, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अमीरों के मेल मिलाप, जो अमीर थे आपस में मिलते थे, मेलजोल करते थे, बातचीत करते थे, उस पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा, उसने वैवाहिक संबंधों पर भी रोक लगा दिया। अपने चौथे अध्यादेश के अनुसार अलाउद्दीन ने अमीरों के परस्पर मेल मिलाप, उनकी सामाजिक गोष्ठियां, समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया। अमीरों पर कठोर पाबंदियां लगा दी गई। सुल्तान की आज्ञा के बिना वे आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। अगर इन्हें इस तरीके से मतलब विवाह वगैरह करना था तो इन्हें पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, पहले आज्ञा लेनी पड़ती थी अलाउद्दीन खिलजी से। फिर उसके बाद ना ही वे आपस में मिलजुल सकते थे, मिलने के लिए भी इन्हें मतलब मिलने के लिए भी ये उसकी आज्ञा के मोहताज थे, और ना ही वे एक दूसरे को दावत कर सकते, मतलब दावत में बुला नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे बिना इजाजत। इस प्रकार इन अध्यादेशों द्वारा सुल्तान ने अपनी स्थिति सुदृढ़ एवं विद्रोही प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया। तो इसने पहले तो देखा कि क्या कारण रहे हैं जो ये विद्रोह हुए हैं अध्यादेश। तो इसने क्या किया, पहले मतलब छानबीन की और उसके बाद इसने उनको ध्यान में रखते हुए कुछ अध्यादेश जारी किए जिनको हमने अभी पढ़ा। ठीक है, गुप्तचर ले आया, शादी समारोहों में जाने के लिए मना कर दिया, वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए इसने मना कर दिया, गुप्तचर विभाग इसने जो है संगठित की। तो इस तरीके से इसने कार्य किया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़े। अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण, अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण को हम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए
सबसे ज्यादा इसी के काल में हुए थे। सल्तनत काल में मंगोलों का सर्वाधिक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ था। वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक आक्रमण किसके समय हुआ था मंगोलों का, तो आप आंसर करोगे अलाउद्दीन खिलजी गुशास्प, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद। 1296 से 1316 इसका कार्यकाल है। चलिए, उसके दो सेनापति कौन कौन, उलुग खां और जफर खां ने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध में भाग लिए, जिसमें इसमें जफर खां मारा गया। तो इंपॉर्टेंट है ना, उलुग खां और जफर खां दो सेनापति इस मंगोल आक्रमण में भाग लेते हैं, और उसके बाद जो जफर है वो अपने प्राण गंवा देता है, मतलब मारा जाता है। फिर आता है, चलिए आगे बढ़ते, पहला मतलब मंगोल आक्रमण हमने देखा, इसमें हमने क्या देखा कि सर्वाधिक आक्रमण इसी के समय हुए हैं। फिर हमने देखा कि जफर खां और जो उलुग खां है इन्होंने इसमें मतलब भाग लिया और जिसमें जफर खां मारा गया। पहला मंगोल आक्रमण हम देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहला मंगोल आक्रमण 1297 और 98 मतलब 1297-98 ईस्वी में ट्रांस ऑक्सियाना के शासक दावा खां के सेनापति कादिर खां ने किया। इंपॉर्टेंट, पहला मंगोल आक्रमण 1297 से 98 ईस्वी, ऑक्सियाना के शासक दावा खां का जो सेनापति था नाम था उसका कादिर खां, तो दावा खां के सेनापति कादिर खां ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को रोकने के लिए अपने दो सेनापतियों इसी में गए थे, ये उलुग और जफर खां, ठीक है, उलुग और जफर खां के अधीन फौजें भेजी। तो इनके ये जो दो थे कौन कौन, उलुग और जफर, इन्हीं के अधीन फौजें भेजी और दोनों सेनाओं के मध्य जूरन मंजौर, पंजाब के दो पुराने जिले लाहौर और अमृतसर के बीच का क्षेत्र था, ये याद रखिएगा। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहला मंगोल आक्रमण 1297 से 98, जो ट्रांसआक्सियाना क्षेत्र है वहां का शासक था दावा खां, उसका सेनापति था कादिर खां के नेतृत्व में हुआ था। इधर अलाउद्दीन की तरफ से कौन गया था, मतलब किसके नेतृत्व में गया था ये फौज, तो ये थे उलुग खां और जफर खां, इनके अधीन फौजें भेजी गई थी, ठीक है। अब होता क्या है कि दोनों सेनाओं के मध्य जूरन मंजौर, पंजाब का जो पुराने किले थे लाहौर और अमृतसर, उसके बीच का जो क्षेत्र था उसको बोलते थे जूरन, ठीक है। तो याद रखिएगा, जूरन मंजौर के निकट युद्ध हुआ और जिसमें मंगोल पराजित हुए, इसमें मंगोलों की हार हुई। इस युद्ध में लगभग 20,000 मंगोल मारे गए थे। कितने मंगोल मारे गए थे? 20,000 मंगोल मारे गए और बड़ी संख्या में मंगोल स्त्रियां और बच्चों को गुलाम बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। यही होता था, उनको बंदी बनाया गया और उसके बाद उन्हें दिल्ली ले आया गया। तो पहला हमने मंगोल आक्रमण देखा। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, सबसे अधिक सर्वाधिक आक्रमण मंगोलों का हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के समय में। पहला आक्रमण 1297 से 98 हुआ, ट्रांस ऑक्सियाना क्षेत्र, ठीक है, वहां का शासक था दावा, उसका जो उसके साथ का था, क्या नाम था, सेनापति कादिर खां ने किया था। और इधर से जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी तरफ से कौन था, जफर खां और उलुग खां जो है उनके साथ ही, उनके अधीन ही सेनाएं गई थी और दोनों का भिड़ंत होता है, युद्ध होता है। कहाँ पे बताया मैंने, पंजाब का क्षेत्र है लाहौर और क्या कहते हैं अमृतसर के बीच का क्षेत्र है जूरन, है ना, जूरन मंजौर। यहाँ पे दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं और मंगोल हारते हैं, मंगोलों की पराजय होती है। बहुत सारे 20,000 मंगोल, जैसा कि बताया गया है, पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, 20,000 मंगोल मारे गए और मंगोल स्त्रियां और जो बच्चे थे उन्हें बंदी बना लिया गया और उन्हें मतलब दास बनाया गया और दिल्ली ले आया गया, ठीक है। तो ये हमने पहला मंगोल आक्रमण देखा। दूसरा आक्रमण होता है, दूसरा मंगोल आक्रमण 1299 में होता है और कौन करता है, सल्दी करता है। सल्दी करता क्या है, देखिए, जो नुसरत खां और जो उलुग खां है वो लोग व्यस्त रहते हैं। कहाँ पे व्यस्त रहते हैं, देखिए गुजरात में व्यस्त थे। और सल्दी ने सिविस्तान या सैवान बोल लीजिए, यहाँ के किलों पर इसने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। उसके बाद जफर खां को आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए भेजा गया। जफर खां को भेजा गया, उसने मंगोलों को पराजित कर सहबान यानी सिविस्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए भेजा गया था इसे, और इसने क्या किया, बार बार नाम लीजिए, जफर खां ने क्या किया, उसने जो ये मतलब सल्दी था, है ना, तो उसने मंगोलों को पराजित किया और सहबान सिविस्तान के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर क्या होता है,
सल्दी और अनेक स्त्री पुरुष को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा गया। ये भी पकड़े गए और इन्हें भी दिल्ली बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जफर खां की इस विजय ने नुसरत खां और उलुग खां की गुजरात विजय की यश को भुला दिया और जफर खां की इसी विजय से अलाउद्दीन उसकी ओर से आशंकित रहने लगा और अलाउद्दीन का भाई उलुग खां भी इससे ईर्ष्या करने लगा। ठीक है, तो ये दूसरा हमने देखा 1299 किसने किया, सल्दीन ने किया। सिविस्तान के किले को इसने घेर लिया था और उसके लिए भेजा गया किसको, जफर को भेजा गया। जफर फाइनली जीतता है और मंगोल हारते हैं और इसको सल्दी को और उसके जो मतलब जो भी लोग थे उन सबको पकड़ा गया, बंदी बनाया गया। स्त्री पुरुष जो थे उन्हें बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया गया। जफर खां की इस विजय ने नुसरत खां और उलुग खां की जो गुजरात विजय थी उसका जो यश था उसको भुला दिया गया इसके आगे। और जफर खां की इसी विजय से अलाउद्दीन उसकी ओर आशंकित हुआ और अलाउद्दीन का भाई उलुग खां उससे जलन करने लगा, ईर्ष्या करने लगा। तीसरा था मंगोलों का तीसरा आक्रमण 1299 में, उसी समय ये भी हुआ था 1299 में। 1299 के अंत में हुआ और यह अभियान दवा खां, क्या बोला मैंने, दवा खां ने अपने पुत्र कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में भेजा था। ये जो तीसरा अभियान था मंगोलों का 1299 में और दवा खां ने कुतलुक खां जो कि उसका पुत्र था उसके नेतृत्व में भेजा था, जिसका उद्देश्य सल्दी खां की पराजय और मृत्यु का बदला लेना था। सल्दी खां मारा गया था, मतलब उसको मार दिया गया था और उसको पराजित करके ही मारा गया, बंदी बना लिया गया था। तो उसका बदला लेने के लिए, बदले की भावना को ध्यान में रखते हुए उसको भेजा गया। ठीक है, इनके दिमाग में था कि उसको मारा गया है और हम उसका बदला लेंगे और इसी ये कारण था तीसरा। ठीक है, अलाउद्दीन के पास इस आक्रमण की कोई पूर्व सूचना नहीं थी, उसके पास इसकी कोई सूचना नहीं थी कि ये आक्रमण होने वाला है मंगोलों का। और फिर होता क्या है, परिणाम ये होता है कि मंगोल खिलजी की राजधानी सिरे के पड़ोस में किले तक पहुंचने में सफल हो जाते। जब जानकारी नहीं थी तो किसी ने विरोध भी नहीं किया और ये वहां तक पहुंच गए, अन्यथा ये नहीं पहुंच पाते। ठीक है, चलिए, तो तीसरा ये हमने देखा। आगे देखिए क्या हुआ। ऐसी स्थिति में जब ये सिरी तक पहुंच जाते हैं मंगोल, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली के कोतवाल अलाउल मुल्क, नाम क्या है, अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन को हिकमत ए अमली कूटनीति का मार्ग अपनाने और यदि संभव हो तो मंगोलों को चुपचाप लौट जाने का प्रलोभन देने की सलाह दी। इन्होंने एक कूटनीति का, अलाउल मुल्क ने अलाउद्दीन को एक सलाह दी। ठीक है, हिकमत ए अस अमली कहने का कूटनीति का मार्ग बताया, यदि संभव हो तो मंगोलों को चुपचाप लौट जाने का प्रलोभन दिया जाए। ठीक है, क्योंकि सुल्तान की सेना में अधिकांशतः हिंदुस्तानी सैनिक थे, वे केवल हिंदुओं के साथ युद्ध किए थे, मंगोलों के साथ युद्ध का उन्हें अनुभव नहीं था। किंतु सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउल मुल्क के इस सुझाव को ठुकरा दिया, उसने इस सुझाव को ठुकरा दिया। उसने अपने विश्वास पात्र सेना नायक को नुसरत खां, उलुग खां और जफर खां और अकत खां को साथ लेकर युद्ध का निश्चय किया। उसने कहा नुसरत, उलुग, जफर, अकत ये सब साथ में रहेंगे और उसने निश्चय किया कि इन सबको साथ में लेके और वो इनसे युद्ध करेगा। स्वयं सुल्तान और नुसरत खां सेना के मध्य भाग में और उलुग खां वाम पक्ष पर और जफर खां दाहिने पक्ष पर था। जफर खां ने मंगोलों के प्रति आक्रामक नीति अपनाते हुए उन पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। जफर खां ने उन पर प्रहार करना प्रारंभ किया, उन पर आक्रमण किया और मंगोलों को बुरी तरह से कत्ल कर दिया। मंगोलों को मतलब कत्लेआम मचा दिया गया। और परंतु ध्यान से सुनिए, मंगोल सेना पराजित होकर भागने लगी। जफर खां ने 18 कोस तक उनका पीछा किया, परंतु लौटते समय तारगी के नेतृत्व में मंगोलों ने उसे घेर लिया। जफर खां, आप स्टार्टिंग में बता दिया कि वो मारा जाता है। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है ना कि कौन से मंगोल आक्रमण। खैर, परंतु वापस लौटते समय तारगी के नेतृत्व में मंगोलों ने उसे घेर लिया। अलाउद्दीन की तरफ से उसकी रक्षा हेतु कोई सहायता नहीं पहुंची। अलाउद्दीन की तरफ से उसके लिए हेल्प के लिए किसी को नहीं भेजा गया, ना ही कोई पहुंचा। फलस्वरूप जफर खां मारा गया। तो जफर खां यहाँ पे मारा जाता
जाता है जफर खां के शौर्य से मंगोल इतने भयभीत हुए थे कि रात्रि को 30 कोस पीछे हट गए। रात का समय था और वो इतना ज्यादा डरे हुए थे कि वो पीछे हट गए, वापस चले गए। और इस प्रकार अलाउद्दीन के लिए यह दोहरी विजय थी, शक्तिशाली मंगोलों की पराजय और प्रभावशाली दास सरदार का अंत। क्योंकि उससे तो वैसे भी ईर्ष्या करने लगे थे जो नुसरत वगैरह थे, ठीक है। तो ये दोहरी विजय थी। खैर, शक्तिशाली मंगोलों को पराजित कर दिया गया और यहाँ पे जफर खां वो मारा गया। चलिए आगे बढ़े। चौथा, तो तीसरे में मारे गए थे जफर खां। आगे आते हैं चौथा आक्रमण। चौथे आक्रमण को देखते हैं। मंगोलों का चौथा आक्रमण 1303 में हुआ। कब हुआ? 1303 में हुआ। तारगी वही जगह जहां पे जफर खां को घेर लिया गया था वापस लौटते समय। तो तारगी के नेतृत्व में, अरे यार क्या बोल रही हूँ आशीष में, अब आते हैं चौथे आक्रमण पर। मंगोल का जो चौथा आक्रमण हुआ वो 1303 ईस्वी में हुआ, तारगी के नेतृत्व में हुआ। उस समय अलाउद्दीन चित्तौड़ अभियान से वापस लौटा था और उसकी सेना अपर्याप्त और दुर्बल स्थिति में थी। चित्तौड़ अभियान से लौटा ही था बेचारा, और इधर मंगोलों ने तो बजा रखी थी, ठीक है। उसकी सेना अपर्याप्त थी और दुर्बल भी थी उस समय। और होता क्या है, मंगोल नेता तारगी ने अपनी सेना के साथ अत्यंत द्रुत गति से दिल्ली पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन मंगोलों से युद्ध की स्थिति में नहीं था, अभी जस्ट अभियान से लौटा ही था वह। उसने सिरी के किले में अपनी सुरक्षा प्रबंध किया। उसने सिरी के किले में मतलब वहां पे रुका और अपनी सुरक्षा का प्रबंध किया वहां पे। और मंगोल अधिक समय तक भारत में नहीं टिक सके। अंततः 2 माह के घेरे के बाद वे सिरी के दुर्ग को जीतने में असफल रहे। 2 महीने तक घेरा डाले रहा उन लोगों ने और फाइनली चले जाते हैं। फलस्वरूप वे वापस चले जाते हैं। तारगी के नेतृत्व में हुए आक्रमण के पश्चात अलाउद्दीन सचेत हो गया तथा मंगोल समस्या का स्थायी हल ढूंढने का प्रयास किया। अब बहुत हो गया था ये भी कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब बार बार। तो उसने सोचा कि इसका हमेशा के लिए क्यों ना निदान कर दिया जाए, ठीक है। तो उसने सिरी किले को दृढ़ किया और दिल्ली के किले को मरम्मत कराई। सिरी को अपनी राजधानी बनाया। उत्तर पश्चिम में किलों की मरम्मत कराई और कुछ नवीन किलों का भी निर्माण करवाया। किलों में स्थायी सेना भी रखी और सीमांत प्रदेशों की रक्षा के लिए पृथक सेना और एक सूबेदार की नियुक्ति भी उसने की। तो ये सारे बंदोबस्त किए उसने मंगोलों के ही भय से। ऑब्वियस है, भय था तभी तो किया इसने, ठीक है। तो ये था चौथा आक्रमण 1303 में तारगी के नेतृत्व में। हारते जरूर हैं ये लोग और फिर उसके बाद इसने प्रबंध कर लिया। अब आगे आ जाइए। 5वां आक्रमण, फिर से आक्रमण होगा। मंगोलों का 5वां आक्रमण होता है 1305 में। 1303 में चौथा, 1305 में 5वां। तो इसमें 1305 है तो ये याद रहेगा। अली बेग और तारताक के नेतृत्व में हुआ था। उसने उनसे मुकाबला के लिए अलाउद्दीन ने मलिक नायक को नियुक्त किया था। ये जो अली बेग और तारताक है, इनसे मतलब लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए जो अलाउद्दीन है उसने मलिक नायक को नियुक्त किया, जिसने मंगोलों को अमरोहा के निकट परास्त किया। कहां पे? अमरोहा के निकट परास्त किया। अली बेग और तारताक को बंदी बना दिया गया और बाद में दोनों का कत्ल कर दिया गया। दोनों को बंदी बनाया गया, हारे, फिर उसके बाद इनको बंदी बना दिया गया और फाइनली इनका वध कर दिया जाता है। इस विजय ने भारत में मंगोलों की अजेयता के गौरव को नष्ट कर दिया। ठीक है, 5वां आक्रमण देखा हमने, किसके नेतृत्व में? अली बेग और तारताक। दोनों को क्या किया जाता है? बंदी बनाया जाता है और फाइनली इनको मार दिया जाता है। 6ठा आक्रमण देखिए। मंगोलों ने अली बेग और तारताक की हार का बदला लेने के लिए, यहाँ भी आ गए ये लोग, उधर भी इसी चक्कर में कि हम बदला लेंगे, और यहाँ भी ये अली बेग और तारताक की हार का बदला लेने के लिए 1306 में 3 सेनापतियों के नेतृत्व में सैन्य दल भेजा गया। फिर से मंगोलों ने यह तय किया कि फिर से हम आएंगे, और यह अलाउद्दीन के समय का अंतिम मंगोल आक्रमण था। तो टोटल कितने आक्रमण हो गए? 6 हो गए ना, 6ठा यही है, 6ठा और अंतिम है।
पहले दल का नेतृत्व काबुक ने और तीसरा दल का नेतृत्व इकबाल मंद और ताइबू ने किया था। मंगोल ने अली बेग और तारताक की हार का बदला लेने के लिए 1306 में 3 सेनापतियों के नेतृत्व में सैन्य दल भेजा। 3 सेनापति। यह अलाउद्दीन के समय का अंतिम मंगोल आक्रमण था। पहले दल का 3 भेजा। पहले दल का नेतृत्व काबुक ने, दूसरे और तीसरे दल का नेतृत्व किसने किया? इकबाल दूसरे का और तीसरे का ताइबू ने नेतृत्व किया। काबुक के अधीन सेना मुल्तान होते हुए और रावी नदी की ओर बढ़ी और इकबाल मंद और तैयबू के नेतृत्व में नागौर की तरफ बढ़ी। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर और गाजी मलिक तुगलक को उसके विरुद्ध भेजा। ठीक है, ये जो मलिक काफूर है वही जो देवगिरी पर आक्रमण करता है ना। और देवगिरी खैर हम ये अलग टॉपिक है, चलिए आगे देखेंगे, अभी आएगा। मलिक काफूर ने काबुक को रावी नदी के तट पर पराजित कर बंदी बना दिया। तो ये जो मलिक काफूर है, इसने काबुक को रावी के तट पर पराजित किया और बंदी बना दिया। तत्पश्चात नागौर की ओर बढ़ा और मंगोलों पर अचानक हमला किया। मंगोल पराजित होकर भाग गए। बहुत से युद्ध बंदियों के साथ मलिक काफूर दिल्ली पहुंचा। बहुत सारे को तो बंदी बनाया गया और कहां लाया गया? दिल्ली। युद्ध बंदियों को हाथी के नीचे कुचल कर मार डाला गया। ठीक है, और उनके सिर बदायूं फाटक के सामने स्तंभ में चुनवा दिए गए। मंगोलों की इस हार का मुख्य कारण दावा खां की मृत्यु था मंगोलों का। हालांकि शुरू से हारते ही आ रहे हैं, जिसके कारण चगताई राज्य में गृह युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, तो कितने निर्दयी थे ना, मतलब हाथियों से कुचलवा दिया, फिर उनको चुनवा दिया गया। ओके, फिर देखिए आइए अलाउद्दीन की मंगोल नीति। हमने 6 मंगोल आक्रमण देखा। लास्ट वाला आपने क्या देखा? मलिक काफूर वगैरह को इन्होंने भेजा, है ना। चलिए अब देखते हैं अलाउद्दीन की मंगोल नीति क्या थी। अलाउद्दीन के समय में मंगोलों के सबसे अधिक और सबसे भयंकर आक्रमण हुए। टोटल कितने टाइम्स हुए हैं? 6 टाइम्स। ठीक है, किंतु उसने मंगोलों के विरुद्ध सफलता प्राप्त की। मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए अलाउद्दीन ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। मंगोलों के विरुद्ध बलबन ने रक्षात्मक उपाय करते हुए विस्तारवादी नीति को त्याग दिया था, किंतु अलाउद्दीन ने मंगोल आक्रमण से राजधानी दिल्ली की रक्षा की तथा अपना विजय अभियान भी जारी रखा। ठीक है, तो अलाउद्दीन की ये मंगोल नीति। अब आगे बढ़िए। मंगोलों से रक्षा के लिए उसने पुराने किले की मरम्मत कराई, जो कि आपने देखा सिरी को जो है उसको और ज्यादा दृढ़ करवाया, सिरी किलों का निर्माण करवाया। कुछ नए किले भी बनवाए वहां पे, जो है अपनी सुरक्षा के लिए और भी लोगों को नियुक्त किया। ठीक है, सीमाओं की रक्षा के लिए योग्य और विश्वास पात्र अधिकारियों को भी उसने नियुक्त किया, है ना। अधिकारियों को अध्यक्ष नियुक्त किया। हथियारों के निर्माण के लिए नए कारखाने स्थापित किए गए। दीपालपुर, समाना और मुल्तान में सेनाएं तैनात की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दीपालपुर, समाना और मुल्तान में सेनाएं तैनात की गई। अलाउद्दीन का सौभाग्य यह था कि उसे नुसरत खां, अलक खां, उलुग खां, जफर खां, मलिक काफूर दक्षिण विजय में इसका बहुत बड़ा हाथ था। मलिक काफूर जैसे योग्य सेना नायकों की स्वामी भक्ति प्राप्त थी। ये जीता, यही मतलब इसके जो आसपास जो नुसरत खां, अलक खां, उलुग खां जैसे लोग थे, तो ये बहुत बड़ा कारण था कि ये जीता। ठीक है, ये विजयी हुआ। इस कारण अलाउद्दीन मंगोलों के विरुद्ध सदैव रक्षात्मक नीति का अनुसरण न कर आक्रामक नीति अपनाई और उन्हें पराजित भी किया। तो ये जो इसके आसपास लोग थे, इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो हमने ये मंगोल आक्रमण देखा, जो टोटल 6 आक्रमण हुए हैं, और बाकी विद्रोह के कारण भी देखे हमने। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।